सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं, नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है, जहाँ प्रॉब्लम आए वो पूछ लेंगे मेरे से। अच्छा, मैंने ऑनलाइन भेजा तो है, अभी किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। तुम्हारा घर आसपास ही है? एक ब्लॉक में रहती है, उसके नोट्स दे दूँ, दे देना उसको, है ना? तो देखिएगा, सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल में है, पहला पॉइंट है, प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो जैसे हमने देखा कि सेल के बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग और होती है, सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं, अगर आप किसी एनिमल की एक्सटर्नल बॉडी भी अगर आप टच करेंगे और किसी प्लांट की एक्सटर्नल बॉडी टच करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्लांट्स जो हैं उनकी जो बॉडी है वो बाहर से कितनी हार्ड होती है, कितनी रिजिड होती है। तो वो जो रिजिडिटी है वो प्लांट्स में किसकी वजह से होती है? सेल वॉल की वजह से होती है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या था सेल वॉल का कि एनिमल सेल्स में जैसे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और एक्सटर्नल कवरिंग होती है, उसको क्या बोल देते हैं? सेल वॉल बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखिए, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या है कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है और ये किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। दो पॉइंट्स ये हो गए। अगला तीसरा पॉइंट देखिएगा, सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होता है कि सिंपल सब्सटेंस नहीं है। दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये सिंपल सब्सटेंस है। अगर हम बात करें कि किसी में, जैसे मान लीजिए हम ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका मतलब कार्बन भी है, कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। क्या होता है? C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई सिंपल सब्सटेंस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और यही प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मतलब आंधी, तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी कुछ भी हो, लेकिन प्लांट्स बिल्कुल सीधे के सीधे अपना रिजिडली अपनी पोजीशन पर खड़े रहते हैं। उसके बाद में ना, लिविंग प्लांट सेल यूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. Plasmolysis को अंडरलाइन कर लेना। This phenomena is known as plasmolysis. तो क्या होता है कि जब भी कभी हम ये कहते हैं कि सेल वॉल में से when a living plant cell loses water through osmosis, तो जब भी कोई लिविंग प्लांट सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लूज करेगा, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का चले जाना हायर से लोअर की तरफ। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑस्मोसिस। भाई डिफ्यूजन की ही टाइप है वाटर के केस में, डिफ्यूजन को ही हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। तो ये जो ऑस्मोसिस है, ये ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है? श्रिंकेज हो जाती है सेल वॉल की। सेल वॉल जो है वो श्रिंक हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो 3 हमने पॉइंट्स देखे सेल वॉल में। पहला पॉइंट क्या देखा कि एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में प्लांट सेल में एक एडिशनल सेल मेम्ब्रेन होता है विच प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट्स, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सेल वॉल। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सेल वॉल है वो कहाँ पर होती है? वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है एंड इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, इट इज़ मेनली मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज की बनी होती है। 2 पॉइंट्स। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट देखा, तीसरा पॉइंट ये है कि अब ये सेल्यूलोज क्या है? तो सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स रिजिड स्ट्रेंथ टू द प्लांट और
जब भी कभी ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का लॉस होता है किसी भी प्लांट में से, तो उसकी वजह से होता क्या है, श्रिंकेज ऑफ द सेल वॉल श्रिंक होती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। समझ गए, तीनों पॉइंट्स क्लियर है। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं, क्लियर। नहीं मैं बताता हूँ क्या है कि जब भी प्लांट का, कोई भी लिविंग प्लांट का सेल वाटर को लूज करता है ना थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका असर क्या होता है। उसका असर ये होता है कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, और सेल वॉल का श्रिंक होना बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। इसको प्लाज्मोलिसिस बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये 3 पॉइंट्स हमने करे, चौथा पॉइंट देखेंगे। सो ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो लिविंग सेल्स ही जो हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब भी वही कर सकते हैं, लिविंग सेल्स, डेड सेल्स नहीं करेंगे। सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। तो इसका मतलब क्या है कि सेल वॉल्स जो हैं, सेल वॉल्स एक काम और करते हैं। क्या होता है वो काम? इंपॉर्टेंट काम है इनका, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। Cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. Very dilute hypotonic media. Hypotonic का मतलब क्या होता है? एक तो है hypertonic, एक होता है hypotonic और एक होता है isotonic. तो hypotonic का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि वो बाहर से किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करता जाए, सेल एब्जॉर्ब करता जाए और करता फिर वो बर्स्ट ही हो जाए, ठीक है। तो आप कभी भी देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम नॉर्मली, फिर मैं वही बात करूँगा, मैं ग्रेप्स की ही बात करूँगा। एक मिनट वेट कीजिए। चलिए अब हम वापस से ग्रेप की ही बात करते हैं। तो उसमें हमने ये देखा कि भाई उसको हमने किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, यानी कि अंदर जो है, अंदर अब उसके वाटर का कंसंट्रेशन कम है और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वो धीरे धीरे स्वेलअप होना शुरू हो जाएगा, होता जाएगा। तो फिर क्या बर्स्ट कर जाएगा? इतना फूल जाएगा कि बर्स्ट कर जाए? नहीं करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, ये जो बर्स्ट ना होने देना है, ये किसकी वजह से होता है? सेल वॉल की वजह से। क्योंकि सेल वॉल जो है एक रिजिड प्रोटेक्टिव कोटिंग बाहर डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से वो किसी को भी इस तरीके से बर्स्ट नहीं होने देता, किसी भी प्लांट सेल को बर्स्ट नहीं होने देता। सुकृति आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, मैंने बायोलॉजी के नोट्स की ना हार्ड कॉपी दे दी है, तो आपको अवनी से ले लेना, और बाकी अभी पढ़ने के लिए मैंने सॉफ्ट कॉपी फॉरवर्ड कर दी है तुम्हारे नंबर पर, ठीक है। हाँ, PDF फाइल। तो अभी हम पेज नंबर 2 पर हैं और हम कर रहे हैं सेल वॉल का लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। तो उसको विथस्टैंड यानी कि वो बना रहे, अंगूर है अंगूर ही बना रहे, बर्स्ट ना हो जाए। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये कौन प्रोवाइड कराता है? ये सेल वॉल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। किसी को नहीं होगा, कभी देखा किसी प्लांट को कि हमने पानी पर पानी हम दिए जा रहे हैं और वो फूल के कुप्पा हो गया है ना, फूट गया? ऐसा नहीं होता, ठीक। तो क्या होगा, ये हमने 4 पॉइंट्स करे हैं। पहला पॉइंट अगेन, सेल वॉल क्या होती है? इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन एक्सटर्नल कवरिंग व्हिच इज कॉल्ड सेल वॉल, व्हिच इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो है वो ये था कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एग्जिस्ट करती है किसी भी प्लांट सेल में, और वो जो है इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज की बनी होती है। थर्ड पॉइंट क्या था कि सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज ही एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। और जब कोई भी प्लांट सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लूज करता है, तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल उसके बदले में सेल वॉल श्रिंक हो जाती है, और जब सेल वॉल श्रिंक होती है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। चौथा पॉइंट क्या है कि इसी वजह से हम ये कहेंगे कि जो लिविंग सेल्स हैं, डेड सेल्स नहीं,
लिविंग सेल्स ही सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, डेड सेल्स नहीं करेंगे। और जब हम ये कहते हैं कि किसी भी सेल को, किसी भी प्लांट सेल को अगर हमने किसी ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जो बहुत डाइल्यूट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो सेल वॉल ही वो चीज़ है जो उसको इनेबल करता है टू विदस्टैंड विदाउट बर्स्टिंग, कि वो बर्स्ट ना हो, वो बना रहे जैसा है वैसी शेप का बना रहे, फूल जाए जितना उसको वाटर एब्जॉर्ब करना है कर ले, लेकिन इतना भी ना कर ले कि वो बर्स्ट हो जाए। लास्ट पॉइंट देखेंगे, इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाई ऑस्मोसिस। तो ऐसे मीडिया में जो हाइपोटोनिक मीडिया है उसमें सेल क्या करता है, सेल की टेंडेंसी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। तो सेल जो है वो स्वेल हो जाता है, तो स्वेल हो जाएगा तो फूलेगा अंदर से, तो जो सेल वॉल चारों तरफ कनेक्टेड है उस पर वो क्या करेगा, उस पर वो प्रेशर लगाएगा, इट बिल्ड्स अप प्रेशर ऑन द सेल वॉल। अच्छा, अब सेल वॉल क्या करती है, द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल भी जितना प्रेशर वो लगा रहा है अंदर से, सॉल्यूशन जो फूल गया है तो जितना प्रेशर वो लगा रहा है बाहर की तरफ, जो सेल वॉल है वो भी उतना ही प्रेशर अंदर की तरफ लगा देती है, तो इस वजह से वो फूलता ही नहीं। समझ गए। अगर मान लीजिए हम पर कोई पीछे से फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, और तभी कोई आगे से भी पीछे की तरफ फोर्स लगा दे तो स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए जो सेल है वो बर्स्ट नहीं करता है, स्टेबल रहता है। Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. तो इस वजह से कितने भी मेजर चेंजेस क्यों ना हो जाए, प्लांट्स का कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है ना। प्लांट्स हर तरीके के जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उनको झेल लेते हैं, क्लियर है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका हुआ, सेल वॉल का हुआ, ठीक। चलिए जी, तो हमने इसके 5 पॉइंट्स करे हैं। न्यूक्लियस करेंगे, न्यूक्लियस सबसे जो लंबा टॉपिक है इसमें वो न्यूक्लियस ही है। तो न्यूक्लियस के सारे पॉइंट्स करने के बाद में फिर एक बार दोबारा से सेल वॉल रिवाइज करना है। बायोलॉजी पढ़ने का तरीका यही है कि एक चीज़ करने के बाद में दूसरी पुरानी वाली चीज़ फिर से रिवाइज करेंगे, तभी दिमाग में बैठेगी, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक। हाँ जी, होते हैं। एक एज लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, कि जब वो नए सेल्स जो है नए सेल्स बिल्डअप करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं मॉस्किटो की लाइफ है, फ्लाई की लाइफ है, डॉग की एक लाइफ है, लाइफ साइकिल है ना, कि वे कितना जिएंगे। डॉग्स के बारे में कहते हैं 12 साल 13 साल मैक्सिमम इतना जी पाते हैं, है ना। ऐसे ह्यूमन बींग्स की एवरेज लाइफ बोल देते हैं 90 है, किसी किसी की 100 भी है ना। नहीं तो धीरे धीरे आफ्टर 80 जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे थोड़ा सा डिग्रेड होने लगता है। चलिए जी, हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस में देखिए, द न्यूक्लियस एज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहाँ होगा, अगर हम किसी भी सेल की बात करें, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। मान लीजिए हमने ऐसे कोई सेल बना दिया, तो उसके अंदर बीच में एक डार्क सा सब्सटेंस दिखाई देगा, इसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो अब हम सेल के अंदर आ गए, और सेल के अंदर अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक कवरिंग होती है, उसको बोल देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के चारों तरफ वाली कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। उसमें बहुत बारीक छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर जितना भी सारा सब कुछ है वो सब साइटोप्लाज्म में आता है, सब कुछ साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। तो उससे होता क्या है कि उन छोटे छोटे पोर्स से न्यूक्लियस के अंदर से जो मटीरियल है वो बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी चीज़ें भरी रहती हैं, इसका जो मेजर पोर्शन है दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमने देखे। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो अंदर से साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसफर ऑफ मटीरियल हो जाता है उन पोर्स के थ्रू। न्यूक्लियस के अंदर जो भी न्यूक्लियर का मटीरियल है वो सब बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके बाद हमने थर्ड देखा, द न्यूक्लियस कंटेन्स। न्यूक्लियस के अंदर होता क्या क्या है। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स
which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide. सेल का क्या होता है ना, सेल का एक चीज़ ये होती है कि सेल धीरे धीरे ग्रो करता है। जैसे हम छोटे थे, हम जब छोटे थे तो हमारी हाइट भी कम थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते गए बड़ा होने में इम्पॉर्टेंट रोल, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किस चीज़ का, न्यूट्रिशन का। भाई हमने खाना खाया, तो जब हम खाना खाते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को उसमें प्रोटीन मिलता है, वाइटामिन मिलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के लिए वो सब मिलते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अगर हमको बाहर से ये दिखाई दे रहा है कि भाई हमारी हाइट अब थोड़ा सा बढ़ गई है पहले के कंपेरिजन, तो हाइट बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के छोटे से छोटा सेल जो है वो थोड़ा बढ़ा है, हर एक सेल का साइज थोड़ा बढ़ा है, ठीक है, चाहे वो हमारी नाक हो, चाहे वो हमारी आंखें हो, चाहे वो हमारा माथा हो, सब कुछ थोड़ा बढ़ा है ना। तो वो जो थोड़ी चीज़ें बढ़ी हैं वो कैसे बढ़ी, हम क्या हमारी बॉडी के अंदर नए सेल आ गए, तो सेल क्या हमने बाहर से कहीं से इंसर्ट करे थे कि सेल बॉडी के अंदर डाल दो, है ना, तो बॉडी ग्रो कर जाएगी। हम तो न्यूट्रिशन लेते हैं, हम तो कोई चीज़ खाते हैं, तो जब हमने न्यूट्रिशन लिया तो उससे होता क्या है कि सेल धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। और जब सेल ग्रो करेगा तो एक लिमिट के बाद में सेल जब बड़ा हो जाता है, अपने एक पर्टिकुलर साइज़ को एक्सीड कर जाता है, तो एक ही सेल टूटकर 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से और कोई दूसरा सेल होगा वो टूटकर एक और सेल बना देगा, तो एक सेल का 2 सेल में कन्वर्ट होना, फिर 2 सेल का 4 सेल में कन्वर्ट होना तो इसी तरीके से धीरे धीरे बॉडी की ग्रोथ होती है, समझ गए। तो जो बॉडी की ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, यानी कि जब सेल टूट कर एक दूसरा सेल बनाने वाला है, 2 सेल्स में कन्वर्ट होने वाला है, तो तब हमको रॉड शेप के लंबे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं बॉडी के अंदर, उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। और वो क्रोमोसोम हमें कब दिखाई देगा, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। सोचिए एक सेल है, ये इसका साइज है, फिर न्यूट्रिशन मिला, थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर न्यूट्रिशन और मिला, तो अब क्या होगा कि अब इसकी ना शेप थोड़ी सी ऐसी होगी, इस तरीके की मतलब अब ये यहाँ से बीच में से टूट जाएगा, और फिर क्या होगा, एक सेल ऐसे और एक सेल ऐसे, इसको सेल डिवीज़न बोलते हैं। सेल डिवीज़न बोलते हैं कि सेल जो है वो टूटकर एक सेल था, सिंगल सेल था, धीरे धीरे ग्रो करा, ऐसे हो गया, फिर ग्रो करा तो इतना बड़ा हो गया कि अब वो सिंगल सेल के तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो जब बड़ा हो गया तो बड़ा होकर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। अब आप ये देखिएगा, जब वो सेल व्हेन इट इज़ अबाउट टू डिवाइड, तो जब वो डिवाइड होता है तब उसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर, लंबा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कहाँ, और ये सब कुछ चीज़ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना। तो जब सेल टूटने वाला होता है तब हमको क्रोमोसोम नजर आता है। अब वो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर भी इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो किस तरीके से स्टोर होती है, डीएनए की फॉर्म में। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कह देते हैं ना कि मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, हस्बैंड वाइफ ने देखा तो हस्बैंड को पता है कि वाइफ को गुस्सा बहुत आता है, वाइफ को पता है कि हस्बैंड फालतू में जरा सी बातों पर हंसता है, ठीक है। तो अगर छोटा बच्चा है उसने हंसना शुरू कर दिया, कुछ ज़्यादा ही हंस रहा है, तो वाइफ बोलेगी ये तो तुम पर ही गया है, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चे को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है तो हस्बैंड बोलेगा ये तो तुम पर ही गया है, ठीक। तो तुम पर ही गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो है, हम कुछ कैरेक्टर्स, हम कुछ अपनी आदतें वो इनहेरिट करते हैं, कहाँ से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है। कुछ आदतें हमारे अंदर हमारी मदर की होंगी, कुछ आदतें हमारे अंदर हमारे फादर की होंगी, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स की भी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टोर्ड होती है बॉडी के अंदर, जीन्स के तौर पर स्टोर होती है, ठीक है। अच्छा, तो हम ये कहेंगे कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के अंदर डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए, तो उसके अंदर ही स्टोरेज होती है सारी की सारी कि आप जो है, आपका इनहेरिटेंस कहाँ से है, आपका ओरिजिन कहाँ से है, आपके मदर फादर कौन है, ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो डीएनए में ही होती है। होता है ना, जब कोई लापता बच्चा होता है तो उसको ढूंढते हैं तो कहते हैं कि भाई इसके मदर फादर कौन है, वो बच्चा बता नहीं पा रहा है कुछ भी क्योंकि छोटा बहुत है, तो फिर डीएनए टेस्ट होता है, और डीएनए टेस्ट में फिर ये देखा जाता है कि
पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पर मिसिंग कंप्लेंट्स कहाँ पर करी हैं, किन लोगों ने करी है मिसिंग कंप्लेंट्स, तो इन लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट्स करी है, तो कहीं किसी का बच्चा किसी दूसरे के पास ना चला जाए, तो इसलिए उन लोगों के क्रोमोसोम्स लिए जाते हैं, डीएनए टेस्ट करा जाता है, बच्चे का डीएनए टेस्ट करा जाता है, जिससे मैच कर जाता है, लो भाई आपका बच्चा आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं, बच्चों की जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खो गया है ना, कहीं गए मार्केट में, बच्चा खो गया, अब कोई आ गया क्लेम करने के लिए तो हमारा बच्चा है, अब कोई पता चला दूसरा भी कोई इंसान आ गया, वो कहता नहीं तो ये हमारा बच्चा है, तो उसमें क्या होता है कि वो चेकिंग करने के लिए कि भाई कहीं गलत इंसान के पास ना चला जाए, तो इसलिए क्या होता है कि ये टेस्टिंग करी जाती है। और ये बहुत आसान सा टेस्ट है, मामूली सा एक प्रिक जरा सी लगाते हैं और वो बॉडी में से कहीं से भी कोई एक सेल निकाल लेते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए छुपा हुआ है, तो डीएनए इन्फॉर्मेशन जहाँ मैच कर जाती है, तो अलग ही लीला है भगवान की, है ना, तो उससे समझ में आ जाता है। अच्छा, अब क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, तो क्रोमोसोम क्या सिर्फ डीएनए के बने हुए हैं, हम ये कहेंगे नहीं, क्रोमोसोम जो है वो प्रोटीन के भी बने हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है उसमें। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सेल्स को कंस्ट्रक्ट करने में और सेल्स को ऑर्गेनाइज करने में, कि कौन सा सेल कहाँ जाना है, ये नहीं कि न्यूरॉन को आपने लिवर में भेज दिया, नहीं भाई नहीं, लिवर जो है, जो किडनी है, किडनी के पास नेफ्रॉन जाएगा, नेफ्रॉन जो है किडनी का सबसे छोटे सेल को नेफ्रॉन बोलते हैं, जो ब्रेन है, ब्रेन के सबसे छोटे सेल को न्यूरॉन बोलते हैं, सुना है ना, ब्रेन का जो डॉक्टर होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, इसी वजह से। तो न्यूरॉन जो है वो ऑर्गेनाइज करना, मतलब ये जो बॉडी के अंदर सेल्स को ऑर्गेनाइज करना कि कौन सा सेल कहाँ जाएगा, भाई न्यूरॉन बना बॉडी के अंदर, तो न्यूरॉन को डीएनए समझाता है कि बेटा तेरे को ना ब्रेन में जाना है, इधर उधर मत घूम, ब्रेन के पास जा, नेफ्रॉन तेरे को भाई किडनी के पास जाना, तो उधर चल, ठीक, तो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का काम भी डीएनए ही करता है, ठीक। हमने 4 पॉइंट्स करे, पहला पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस क्या है, एक न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट क्या था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच इनेबल्स इस टू ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स सिर्फ और सिर्फ तभी दिखाई देते हैं व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, और जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर नेसेसरी इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट्स से आई हुई इन्फॉर्मेशन, नेसेसरी इनहेरिटेंस इन्फॉर्मेशन होती है, और वो किसकी फॉर्म में होती है, वो डीएनए की फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। उसके बाद हमने कहा कि क्रोमोसोम्स बने हुए किसके होते हैं, डीएनए के और प्रोटीन के, और डीएनए का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, ऑर्गेनाइजिंग सेल्स मतलब कौन से सेल को कहाँ जाना है वो डीएनए डिसाइड करता है। 4 पॉइंट्स हुए, 5वां देखते हैं, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो जो डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स हैं, अब डीएनए एक एंटिटी हो गई, एक चीज़ हो गई डीएनए, तो डीएनए जो है, डीएनए के अंदर बेसिकली फंक्शंस कौन करते हैं, तो हम कहते हैं जीन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जीन्स उसमें ऐड करते हैं, तो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। इन अ सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई एक पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन का एक इंचार्ज है, ठीक है, तो वो जो है वो क्या करेगा, उसके अंडर में एक फंक्शनल यूनिट काम कर रही होगी, तो फंक्शनल यूनिट है, तो उन्होंने बोला कि इस एरिया में कहीं पर कोई क्राइम हुआ है या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर देखिए, इस एरिया में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर देखिए। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, वो जो उनका हेड है वो तो एक तरह से क्या हो गया, डीएनए हो गया, और जो उनकी फंक्शनल यूनिट्स हैं वो एक तरह से क्या हो गई, जीन्स हो गई, कि भाई इस जीन्स का ये काम है, इस जीन्स का आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का काम इस वाले जीन्स का है, आपके एंगर को कंट्रोल करने का काम इस जीन्स का है, आपके टेस्ट बड्स को कंट्रोल करने का काम कि भाई आपको मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है, तो वो जो चीज़ है वो ये वाला जीन्स करेगा। तो अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को बायोलॉजी की टर्म में, बायोलॉजिकल टर्म में ट्रेड्स बोलते हैं, TRAITS, ट्रेड्स। तो आपके ट्रेड्स को डिसाइड करने का काम जीन्स करते हैं, ठीक है ना, जीन्स करते हैं। तो प्रॉब्लम हुई कहीं पर, कुछ प्रॉब्लम हुई, किसी ने तो रोना शुरू कर दिया, और दूसरा ये कहने लगा कि नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। तो ये जो भी ये असर आता है ना, ये जो भी आदत होती है, ये आदत कहाँ से आती है, जीन्स से आती है, ये जीन्स से आती है। कोई जल्दी घबरा जाता है, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी नहीं घबराता, ठीक है। किसी को जरा सी बात पर हंसी आती है ना, किसी के सामने आप पूरी कॉमेडी फिल्म चला दो, ऐसे सीरियस बैठा रहेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जीन्स का असर है, ठीक है। चलिए जी, तो अब इसके बाद में हमने ये कहा
ये अच्छा, ये तो हम तब की बात कर रहे हैं जब सेल डिवाइड होता है। जब सेल अगर डिवाइड ही ना हो रहा हो तो फिर ये डीएनए कहाँ होगा? जब सेल डिवाइड ही नहीं हो रहा तो हमको क्रोमोसोम नज़र नहीं आ रहा है, जब क्रोमोसोम नज़र नहीं आ रहा है तो डीएनए कहाँ? सेल जब डिवाइड होता है तो जब सेल डिवाइड होता है तब उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर नज़र आता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर उसकी फंक्शनल यूनिट वो क्या होती है? जीन्स। ठीक, तो अगर कहीं पर सेल डिवाइड ही नहीं हो रहा है तब ये सारी चीज़ें कहाँ छुपी होती है? क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर। समझ गए? जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, और जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? क्रोमैटिन मटेरियल में। लिखा है इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, एक ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं हो रहा है, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो डीएनए है ये क्रोमैटिन के अंदर छुपा हुआ होता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि ये क्रोमैटिक मटेरियल है क्या। क्रोमैटिक मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। एंटेंगल्ड मास मतलब एक छोटा सा टुकड़ा जैसे होता है और उसके आसपास थ्रेड लाइक पतले 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 थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर निकलते रहते हैं। Whenever the cell is about to divide, the chromatic material gets organized into chromosomes. तो जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो यही जो क्रोमैटिन है यही क्रोमोसोम बन जाता है। इट गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो यही जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम के अंदर तो वही कहानी है, डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स है। समझ गए? तो जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को नजर आ जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो ये क्रोमोसोम्स कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं? तब ये क्रोमैटिक मटेरियल के अंदर स्टोर्ड होते हैं। समझ गए? और जब वो डिवाइड होने वाला होता है तो यही क्रोमैटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम। ठीक है? हाँ जी, सुकृति क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. It also plays a crucial part, along with the environment, in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. न्यूक्लियस ही सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए है, डीएनए के अंदर ही जीन्स है। ठीक है? तो अगर कोई घोड़ा है, जो घोड़ा है वो धीरे धीरे, घोड़े का छोटा सा बच्चा पैदा हुआ तो वो धीरे धीरे बड़ा होकर घोड़ा ही बनेगा, हाथी नहीं बन जाएगा वो, क्योंकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कि भाई इसकी इतनी हाइट होनी है, इसकी इतनी लेंथ होनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर छुपी हुई है? उसके जीन्स के अंदर। जीन्स का है डीएनए में, डीएनए का है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम का है न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब इन सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? तो वही चीज़ है, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल बनना बॉडी के अंदर। ठीक? अच्छा, उसके बाद है इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर रीजन है वो पुअरली डिफाइंड होता है। पुअरली डिफाइंड का मतलब क्या है? मैं कहीं पर खड़ा होकर ये कह दूँ कि ये जो ज़मीन है ना ये मेरी है, ऐसी मैंने बोल दिया ज़मीन मेरी है। ठीक है? तो भाई कौन सी ज़मीन है? ये वाली। ठीक है? ये वाली कौन सी वाली? तो कोई समझदार आदमी होगा बताएगा, अच्छा इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, कहाँ तक? नहीं, ये वाली ऐसी बोल है। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ की बाउंड्री डिफाइन नहीं है तो हम ये कहेंगे कि उसका जो रीजन है, यानी कि उसका जो एरिया है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। एरिया तभी तो पता है कि जब एटलीस्ट बाउंड्री तो पता हो हमको, हमें बाउंड्री नहीं पता। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो मतलब बहुत छोटे, जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस जो है, अब हमने ये बाउंड्री हटा दी बाहर में, ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है भाई, कहाँ तक है ये? बस यही है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जब इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही है तो किसी ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा बड़ा होगा, किसी ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा छोटा होगा। तो इसको कहते हैं कि वेल डिफाइंड बाउंड्री ना हो। तो वही चीज़ मेंशन करी है, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acids is called a nucleoid.
तो जहाँ पर बैक्टीरिया के केस में जहाँ पर न्यूक्लियस का एक्सटर्नल कवरिंग नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। समझ गए? जिसका मेम्ब्रेन होगा, जिसकी एक्सटर्नल कवरिंग होगी, उसको बोलेंगे न्यूक्लियस, और जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा, पुअरली डिफाइंड होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। क्लियर? हाँ, वो एक्चुअली इस वजह से, क्योंकि जैसे हमने बैक्टीरिया की बात करी, तो बैक्टीरिया में जैसे ना सबसे ज़्यादा जो कॉमन एग्जाम्पल है वो अमीबा है, फंजाई है, पैरामीशियन। तो ये जो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, इनके अंदर ना एक ही सेल होता है, मतलब एक ही सेल है बस। हम ये कहेंगे एक ही सेल है, तो भाई फिर ये दिखता कैसा है? वो कहते हैं दिखता ही तो नहीं है, तो फिर कहाँ है? हम कहते हैं कि हाँ है, लेकिन दिखाई कैसे देगा? मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो जब एक ही सेल है, तो एक ही सेल के अंदर क्या है? एक ही न्यूक्लियस है, मतलब बस यही है। अब ये भी हमको कैसे दिखाई दे रहा है कि हमने इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके हम देख रहे हैं इसको, नहीं तो सिंगल मतलब नेक्ड आई से तो सेल दिखाई भी नहीं देगा। तो उस ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत ही नहीं होती। भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक तरीके का सेल दूसरे तरीके के सेल के साथ कहीं मिक्सअप ना हो जाए। तो जब वो मिक्सअप कब होगा? जब कोई दूसरा सेल होगा। अब सेल ही एक है, तो फिर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेल ही एक है, जाएगा कहाँ भाई? जाएगा कहाँ? तो बस वही चीज़ है, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, जब भी हम ये कहेंगे कि 2 बच्चे बैठे हुए हैं, या चलो 4 बच्चे बैठे हुए हैं, अब वो झगड़ रहे हैं आपस में, ये तो मेरी सीट पर कैसे बैठ गया, वो दूसरा बोलता है कि नहीं ये वाला कोना तो मेरा था, क्या तो मैं बैठ रहा था मेरे को। तो फिर उसमें क्या है कि उनके ना रीजन्स डिफाइन कर दिए जाएंगे, भाई ये स्क्वायर इतना तुम्हारा, तुम्हें यही रहना। अब इसमें तुम मटक लो, तुमको जैसे मटकना चाहिए, को सीधा रख लो, टेढ़ा रख लो, जो करना है कर लो, लेकिन अब लड़ना नहीं है। ठीक, तो अब जब है ही है तो ठीक है भाई, तो चाहे इधर बैठ चाहे उधर बैठ, कहीं भी बैठ, ये ठीक है। तो इसलिए उसका रीजन नहीं होता बैक्टीरिया के केस में। आगे चलते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes। तो जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, जिन सेल्स में न्यूक्लियस का एक्सटर्नल कवरिंग नहीं होती, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक, स्पेलिंग ये होगा PROKARY, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ठीक, तो यूकैरियोट्स का मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ईटिंग हैबिट्स के ऊपर अगर क्लासिफिकेशन करी जाए ऑर्गेनिजम्स की, तो हम ये कहेंगे कार्निवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं और ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या है, हम ओमनीवोरस हैं, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर इसके बेसिस पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करा जाए, तो हम क्या है, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उनके अंदर जितने भी न्यूक्लियस हैं, उन सबका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है। ठीक है, तो जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उनको बोल देते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक, तो ये 2 क्लासिफिकेशन हो गए। उसके बाद देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या है? हमने ये तो कह दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सब कुछ है वो सब साइटोप्लाज्म कहलाता है, लेकिन उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म इज कम्पोज्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स, जैसे कि वैक्यूल हो गया, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, ठीक है, प्लास्टिड्स हो गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? न्यूक्लियस के बाहर भरी हुई होती है। तो हम ये कहेंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? ये सारी चीज़ें हमको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगी, क्योंकि उसकी न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। अच्छा, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती ही नहीं है उसमें। क्यों नहीं होती? पता ही नहीं ना कि न्यूक्लियस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, न्यूक्लियस की बाउंड्री ही नहीं है, तो उसके आसपास कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लाइक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। अगला पॉइंट देखिए, many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, bag-like structures
बट नॉट विद प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो हम ये कहेंगे कि कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो वो कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि यही जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट दूसरे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो जो परफॉर्म करते हैं, तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो ना इसमें मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। ठीक, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स का मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो उसके बाहर के छोटे 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 कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेनस वेसिकल्स ही छोटे मोटे काम करते हैं। वो छोटे मोटे काम क्या है, जैसे फोटोसिंथेटिक मटेरियल बोला, तो फोटोसिंथेसिस का काम क्या है, प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करना, खाना बनाना, तो वो सब काम कि मेम्ब्रेनस वेसिकल्स करते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो सारा काम प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है। साइटोप्लाज्म ये करेगा, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया ये करेगा, और आपका प्लास्टिड्स ये करेंगे, वैक्यूल्स ये करेंगे, तो वहाँ पर प्रॉपर्ली सारा काम डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें वो काम कौन करते हैं, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। उसके बाद देखिएगा, फिर अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये लास्ट वाला दोबारा बताऊँ, इसमें देखिएगा, मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेलीज आर आल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो हमने ये कहा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस के बाहर वाले ऑर्गेनेलीज नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनके फिर वो काम कौन करेगा, तो ये कहा कि दे आर पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। तो क्लोरोफिल ही तो है जो फूड बनाने में हेल्प करता है प्लांट्स की, तो वो जो है वो किसके साथ फिर एसोसिएट करेगा, जब उसको और सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, तो वो कहेंगे कि भाई न्यूक्लियस के बाहर कुछ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो उसकी हेल्प से उनका फूड प्रिपेयर कर देता है। बस ये चीज़ है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रॉपर प्रोसीजर है, उसमें प्रॉपर प्रोसीजर है, फिर उसमें प्लास्टिड्स भी होंगे, और प्लास्टिड्स की हेल्प से खाना जो है उनका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का जितना भी है, ये क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस पूछा जाता है। हाँ जी, अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, किसी भी सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ वाला जो भी मटेरियल भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एक फ्लूइड टाइप का मटेरियल भरा हुआ है उसी को हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब जिनका पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड काम होता है कि तुमको यही करना है, तुमको यही करना है। तो वो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज, वो कहाँ होते हैं स्टोर, वो सब न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म अपने आप में देखने में कैसा लगता है, जैसे कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लूइड भरा हुआ है, वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। तो हर एक जो सेल ऑर्गेनेली है वो सेल के लिए कुछ पर्टिकुलर काम, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल ऑर्गेनेलीज आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उन सब की भी प्रॉपर बाउंड्री होती है, सबके मेम्ब्रेन्स होते हैं। मेम्ब्रेन्स मतलब एक्सटर्नल कवरिंग। In prokaryotes, beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. Prokaryotes में वही है, जो membrane-bound cell organelles absent होते हैं, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कि prokaryotes में क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। अच्छा, on the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. तो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, तो उनके पास जो है सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं उसके अंदर। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। वायरसेस का एग्जांपल लेकर हम किसी भी मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। ठीक, कैसे? वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स एंड हेंस डू नॉट शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल they enter a living body and use its cell machinery to multiply. वायरसेस जो हैं
वो वायरसेस क्या होते हैं, अगर ज़मीन पर पड़ा हुआ है या इधर उधर है कहीं पर तो डेड है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत लाइफ है भी तो बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक। लेकिन अब अगर क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो अगर वायरस किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उसकी बॉडी की जो सेल की मशीनरी है उसको यूज़ करके फिर वो मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, फिर वो ग्रो करना शुरू करता है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म में इतना है। अब उसके बाद ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के बारे में बहुत बेसिक सी चीज़ बताई गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये जो सेल ऑर्गेनेली हम आगे पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, फिर गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स, ये जो हम पूरा पढ़ने वाले हैं ये पूरा का पूरा ये इसी का पार्ट है, इसका साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो हमने सेल के अंदर की जो कहानी हमने देखी है उसमें एक तो न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भरा हुआ है दैट इज साइटोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। अब देखिए एवरी सेल ऑर्गेनेलीज पे आते हैं, अगला टॉपिक सेल ऑर्गेनेलीज। Every cell has a membrane around it to keep its own contents separate from the external environment. तो हर एक सेल के चारों तरफ जो है एक मेम्ब्रेन होता है। Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane-bound little structures or organelles within themselves. तो अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करने के लिए जो सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं कि भाई जो हमारे मतलब ऑप्टिकल नर्व्स को बनाने वाले जो सेल्स हैं उन्हीं का काम होगा देखने का, ठीक है। और जो सेंसरी ऑर्गन्स होंगे तो सेंसरी ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं उनको बनाने का, उनको जो सेल ऑर्गेनेलीज बनाएंगे उनका काम होगा सिर्फ सुनने का, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है सबका। उसके बाद नेक्स्ट है, दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स, वो इनको प्रोकैरियोटिक से अलग करता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज व्हिच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनको अब हम इस पूरे चैप्टर में अब आपको ये ऑर्गेनेलीज ही पढ़ना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। लास्ट में एक टॉपिक और है सेल डिवीजन का, ठीक है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है कल कराता हूँ और ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, ये फिर कल खत्म ही होना है, ठीक है ना। आप देखेंगे तो आगे आपका ये 2-3 पेज बचेगा, 3 भी पूरे नहीं। अभी इनको आप संभाल कर रख लेना नोट्स को, उसके बाद जो है एक जगह या तो फाइल में लगा लेंगे या फिर स्पाइरल में लगा लेंगे। मैं आपको केमिस्ट्री के और फिजिक्स के भी दूंगा नोट्स।